हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग यूपीएसआई की मूल विधि को पढ़ना चालू कर चुके हैं और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बहुत ही अच्छा और बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचाने का प्रयास राम जी की पाठशाला कर रहा है। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे, सैकड़ों बच्चे या आप कहिए हजारों की संख्या यूपीएसआई में मूल विधि के लिए राम जी की पाठशाला पर डिपेंड हुई थी। खाली मूल विधि के नहीं, और सब्जेक्ट्स के लिए भी डिपेंड हुई थी और उनको बहुत बेहतर परिणाम मिले। आप चाहे तो जाकर के सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात कर सकते हैं, वो आपको खुद इस बारे में बता देंगे। ये सब्जेक्ट ऐसा है, इस सब्जेक्ट को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते और आप इसको बुरी तरह से पढ़ भी नहीं सकते। आपको एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ सकती है, पर उतनी मेहनत आपको ना करनी पड़े, इसके लिए राम जी की पाठशाला यहां पर है। बहुत ही क्लिष्ट यानी कि बहुत ही कठिन शब्दों को, जो कानून की भाषा होती है, बहुत कठिन भाषा होती है, उस कठिन भाषा को साधारण शब्दों में आपके समक्ष में पेश कर रहा हूं और आपको केवल पढ़ना है और अपने सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ना है। राम जी की पाठशाला मतलब आप निश्चित सफलता के स्थान पर पहुंच गए हैं। आपको जरा सी भी दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है। हम लोग दहेज प्रतिषेध अधिनियम को समझ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है और हर एक छोटी से छोटी धाराओं का विश्लेषण करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वीडियोस बहुत लंबी ना हो, आपका बहुत सारा टाइम यूट्यूब पर बर्बाद ना हो, आप कम से कम समय यूट्यूब पर बिताकर अधिक से अधिक किताबों के साथ बिताएं, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये मेरा अनुभव है और ये मैं बात आपको बता भी रहा हूं। आप खुद पढ़ेंगे तभी आप बढ़ेंगे। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कल तक हमने आपके दहेज के जो अपराध है, दहेज का जो अपराध है उसके दंड के बारे में हमने देखा कि भाई क्या दंड होगा। आप दहेज ले दे रहे हैं तो क्या दंड होगा, आपने दहेज लेने देने का करार किया तो वो शून्य होगा, ठीक है, आप मांग कर रहे हैं तो वो होगा। और एक इंपॉर्टेंट केस गुरुशरण सिंह का जो हमने केस पढ़ा है ना, वो हमने देखा। आज हम देखने वाले हैं कि दहेज से संबंधित यदि अपराध होते हैं तो उनका संज्ञान कौन लेगा, है ना, उनकी सुनवाई कौन करेगा, कौन उनके बारे में पूछेगा कि भाई वहां पे अपराध हो रहा है तो मतलब इनका न्याय कौन करेगा। तो दहेज के अपराधों का संज्ञान कौन लेगा, कौन सुनवाई करेगा, इस संदर्भ में हमको चीजें जाननी समझनी जरूरी है। आज इन तीन बिंदुओं पर हम गंभीरता से विचार करने वाले हैं। पहला है दहेज से संबंधित अपराधों का संज्ञान, दूसरा है सुनवाई कौन करेगा, है ना, जज या मजिस्ट्रेट, और अपराधों का प्रकार। ये बहुत पूछ लिया जाता है कई बार कि इस एक्ट में जो ये अपराध है ये किस प्रकार का अपराध है, किस कोटि का अपराध है, तो उसको जानना जरूरी है। पर सबसे पहले हम चलते हैं अपराधों के संज्ञान के संबंध में। तो सेक्शन 7 आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जो धारा 7 है ये आपको बहुत बढ़िया ढंग से याद रखनी है, क्योंकि इसी में है अपराधों का संज्ञान। और कौन से अपराध, दहेज संबंधी जो अपराध हो रहे हैं, क्योंकि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित है इसमें कि दहेज संबंधी अपराधों की ही बात होगी और उन्हीं के संज्ञान। संज्ञान लेने का मतलब क्या होता है, जानकारी में लेना, है ना। संज्ञान लेने का मतलब जानकारी में लेना, है ना, अपने जानकारी में उसको लेना, उसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए उसको प्रिपेयर करना, उसको मतलब मेंटली प्रिपेयर होना, कागजी रूप से प्रिपेयर होना, ये संज्ञान की श्रेणी में आपका आ जाता है। पर संज्ञान का मतलब सीधे सीधे जानकारी से होता है। तो सबसे पहली बात है, यदि दहेज संबंधी कहीं पर भी अपराध हो रहा है, दहेज दहेज क्या है आपको पता है ना, कि मतलब क्या है, मूल्यवान प्रतिभूति या संपत्ति, विवाह के समय, विवाह के पहले, विवाह के बाद, है ना। यदि कोई व्यक्ति वर पक्ष, एक पक्ष दूसरे पक्ष से, या एक पक्ष के माता पिता दूसरे पक्ष के माता पिता से, या एक पक्ष का कोई नातेदार किसी दूसरे पक्ष के नातेदार से, या एक पक्ष का कोई व्यक्ति दूसरे पक्ष के व्यक्ति से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी चीज की मांग करता है, किसकी मूल्यवान संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति या संपत्ति की मांग करता है, तो यह है आपका दहेज। तो यदि विवाह से पहले, विवाह के समय, विवाह के बाद में कभी भी दहेज संबंधी कोई भी अपराध घटित हो रहे हैं, लगातार मांग की जा रही है और अब दहेज संबंधी अपराध घटित हो रहे हैं, तो इसका संज्ञान लेने का अधिकार किसको है, इसका संज्ञान लेने का अधिकार किसको हो, न्यायालय को है। कोर्ट जो है वह संज्ञान लेगा कि भाई ये अपराध हो रहा है और इसका न्याय क्या है, इसको रोक कौन रहा है, ठीक है। अब न्याय उसका संज्ञान लेगा, न्यायालय जो है वो उसकी जानकारी वहां पर पूरी पूरी तरह लेगा। बट आप सोचोगे कि न्यायालय कैसे लेगा, आप ये देखो एक एक जिले में लाखों लाखों लोग हैं, किसी किसी जिले में कहीं कहीं करोड़ लोग रहते हैं। तो और ये जो दहेज है ये तो हर एक घर से जुड़ा हो सकता है मामला। आप ये देखो एक शहर में कहीं कहीं लाख परिवार रह रहे हैं, तो ऐसे में
कोर्ट संज्ञान लेगा कैसे? तो इसमें ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ही ज्यादा चर्चित केस हो जाए, अखबारों में चीजें निकल जाएं, तो इसके लिए शर्त है ना, न्यायालय संज्ञान लेगा, पर कब लेगा? तो कुछ शर्तें हैं, 2-3-4 शर्तें हैं इसकी। तो पहली शर्त तो यह है कि अगर कोर्ट मतलब न्यायाधीश को पता लग रहा है, न्यायाधीश को तो नहीं कहा जा सकता, यहां पे न्यायाधीश ही हम कह लेते हैं, बाकी आगे जाके चीजें यहां पे बदलने वाली, ठीक है। कोर्ट को यदि पता है, न्यायाधीश ना बोल करके कोर्ट ही बोलना ज्यादा सही है यहां पर, यदि कोर्ट को जानकारी है, और कोर्ट को जानकारी से मतलब वहां पर जो बैठकर न्याय कर रहा है व्यक्ति, उसकी जानकारी से, कोर्ट तो कमरा है, अब कोर्ट थोड़ी जानकारी मांगेगा, तो व्यक्ति जो वहां पर न्यायाधीश के तौर पर या मजिस्ट्रेट के तौर पर काम कर रहा है, तो उसको यदि अपनी जानकारी को मिली है कि भाई फलाने जगह फलाने क्षेत्र में ऐसी ऐसी कुछ घटना हो रही है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो अपनी जानकारी पर भी संज्ञान ले सकता है, बुला सकता है, भाई इसकी जानकारी दो, हम इसका केस फाइल करेंगे और इस पर न्याय करेंगे हम। या क्या हो सकता है, पुलिस रिपोर्ट पर, पुलिस को कोई ऐसी रिपोर्ट मिली कि बड़ी बर्बरता, बड़ी क्रूरता, बड़ी दिक्कत, बड़ी समस्या दहेज संबंध में उस गांव में, उस क्षेत्र में, उस शहर में, उस गांव में, उस घर में, उस कस्बे में हो रही है, तो पुलिस रिपोर्ट पर भी न्यायालय संज्ञान ले सकता है। अगर ये दोनों ही कंडीशन नहीं है, ना तो मतलब कोर्ट को अपनी जानकारी है, ना ही पुलिस अपनी जानकारी के आधार पर है, तो अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्यथित व्यक्ति की अपील पर, ठीक है। व्यथित व्यक्ति, एक सेकंड, है ना, कौन? व्यथित व्यक्ति। अब व्यथा से शब्द निकला है व्यथित, व्यथा मतलब दुख, तो दुखी व्यक्ति, तो व्यथित व्यक्ति कौन? जिसके प्रति डायरेक्टली वह अपराध हो रहा है, जिसके प्रति डायरेक्टली अपराध हो रहा है। भारत के संदर्भ में अधिकतर देखा जाए तो वह महिला जिसका विवाह हुआ है और उससे दहेज की मांग हो रही है, तो वह डायरेक्टली व्यथित व्यक्ति हो सकता है, या मतलब चांसेस हैं कि व्यथित व्यक्ति वही महिला हो सकती है, बट उसके माँ बाप भी व्यथित व्यक्ति हो सकते हैं। अगर वो लड़की से ना मांग रहे हो, माँ बाप से मांग रहे हो, भाई से मांग रहे हो डायरेक्टली कि भाई हमको फ्रिज चाहिए, नहीं तो तुम्हारी लड़की को मार देंगे, लड़की को पता भी नहीं है यहाँ पे, है ना। तो व्यथित व्यक्ति जो है, व्यथित व्यक्ति यदि कोर्ट में जाकर के अपील करता है कि मेरे प्रति ऐसे ऐसे अपराध हो रहे हैं, तो कोर्ट जानकारी ले सकता है और फिर आगे कार्रवाई हो सकती है। यदि कुछ कई बार ऐसा है व्यथित व्यक्ति बहुत ज्यादा शर्मिला है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, उसकी हिम्मत नहीं है कहने की कोर्ट में जाकर के, तो उस व्यथित व्यक्ति के माँ बाप भी जाकर के, माँ जाकर के अपील कर दे कि मेरी बच्ची के साथ में ऐसा हो रहा है, बाप जाकर के कहते कि मेरी बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है। यदि माँ बाप भी नहीं जा पा रहे हैं तो कोई नातेदार भी जा सकता है ना, व्यथित व्यक्ति का नातेदार भी जा सकता है, भाई जा सकता है, बहन जा सकता है, जीजा जा सकता है, चाचा, ताऊ, चाची, बाबा, दादी, कोई भी जा सकता है जो उस व्यथित व्यक्ति से संबंधित है, नातेदार है, उसकी अपील पर कोर्ट उसका संज्ञान ले लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यदि ना तो न्यायालय को अपनी जानकारी है, ना पुलिस को जानकारी है, ना व्यथित व्यक्ति जाना चाहता है या योग्य नहीं है, ना उसके माता पिता इतने पढ़े लिखे हैं, ना नातेदार है, तो कोई भी कल्याणकारी संस्था या संगठन यदि अपील कर देता है, कोई भी कल्याणकारी संस्था या संगठन, ज्यादातर एनजीओज ही होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्य करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। तो यदि कोई कल्याणकारी संस्था या संगठन भी अपील कर देता है, तो उस आधार पर भी जो कोर्ट है वह सुनवाई वहां पर कर लेता है, संज्ञान ले लेता है। अब एक पॉइंट इसमें यहीं पर बताया गया है, एक्ट में ये पॉइंट बताया गया है कि कल्याणकारी संस्था या कल्याणकारी संगठन से क्या आशय है, क्या आशय है, कल्याणकारी संस्था या संगठन से क्या आशय है। तो डायरेक्टली एक्ट में लिखा हुआ है कि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समाज कल्याण की संस्था या समाज कल्याण का संगठन, यानी कल्याणकारी संस्था कौन सी संस्था मानी जाएगी, कल्याणकारी संगठन कौन सा संगठन माना जाएगा, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक समाज कल्याण का प्रकल्प हो और संस्था और संगठन हो। यह बात आपको बहुत अच्छे से वहां पर ध्यान रखनी चाहिए, इसको माना गया है समाज कल्याणकारी सामाजिक संस्था और संगठन। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, अब मामला पहुंच गया आपका कोर्ट में, ठीक है, किसी माध्यम से पहुंच गया, कोर्ट ने अपनी जानकारी के आधार पर ले लिया, पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान ले लिया, व्यथित व्यक्ति के रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान ले लिया, मतलब अपील पर संज्ञान ले लिया, या उसके माता पिता के अपील पर संज्ञान ले लिया, या नातेदार के अपील पर संज्ञान ले लिया, या कल्याणकारी संस्था संगठन के अपील पर संज्ञान ले लिया। अब इंपॉर्टेंट बात है कि उसका ट्रायल कहां पर चलेगा, सुनवाई कौन करेगा, विचारण कौन करेगा। तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कौन जज करेंगे
या मैजिस्ट्रेट साहब करेंगे? तो देखो, जज और मैजिस्ट्रेट अलग अलग चीजें होती हैं। जज का अगर आप हिंदी अनुवाद देखेंगे तो न्यायाधीश है, और मैजिस्ट्रेट का जो हिंदी अनुवाद है वो दंडाधिकारी होता है, दंड देने वाला अधिकारी। तो ज्यादातर जो मामले होते हैं, जैसे पुलिस में एफआईआर होती है, उसके बाद आपका चार्जशीट लगती है, ट्रायल होता है, ज्यादातर मामलों में तो वो मैजिस्ट्रेट के पास जाता है ना। और मैजिस्ट्रेट में भी मुख्यतः 3 श्रेणियां हैं। सबसे पहले JMFSC होता है ना, जे से जुडिशियल, M से मैजिस्ट्रेट, S से सेकंड, C से क्लास, है ना। द्वितीय श्रेणी न्यायिक आपका मैजिस्ट्रेट, उसके ऊपर होता है JMFC, है ना, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यानी कि प्रथम वर्ग या श्रेणी मजिस्ट्रेट, और उसके ऊपर होता है CJM, है ना, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये होता है CJM। ACJM भी होते हैं, कई जगह वो चीजें रहती है, पर आपको मूल बात यही समझनी चाहिए। PCSJ के थ्रू इसकी नियुक्ति होती है, और ठीक है, उसके बाद यहीं से प्रमोट होकर के फिर वो ADJ बनते हैं, फिर DJ बनते हैं, वो जज की श्रेणी में अलग जाते हैं। तो जज एक बड़ा अपॉइंटमेंट है, ये उसके अपेक्षा कुछ छोटा अपॉइंटमेंट है, ये मोटा मोटा आप यहां पर बात जान सकते हैं। तो दहेज वाला मामला जो है कोर्ट संज्ञान लेगा, तो इसकी सुनवाई करने का जो अधिकार है वो JMFC के पास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, प्रथम वर्ग या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पास ये अधिकार रहता है, वो सुनवाई करता है, वही इसका न्याय करता है। ये बात सामान्य जिलों के संदर्भ में है। कहां पे? सामान्य जिलों के संदर्भ में है, सामान्य कोर्ट के संदर्भ में है। यदि दहेज वाला केस मेट्रोपॉलिटन सिटीज का है, दिल्ली का है, मुंबई का है, चेन्नई का है, कोलकाता का है, जो महानगर हैं, बड़े बड़े नगर हैं, तो वहां पर आपका CJM नहीं होता है, ठीक है, आपका वहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नहीं होता है, वहां पर महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं। तो उसकी सुनवाई आपकी कहां पर होगी? उसकी सुनवाई आपकी कहां पर होगी? अगर आप सामान्य नगर में रह रहे हैं तो आपकी सुनवाई JMFC करेगा, और महानगर में रह रहे हैं तो महानगर मजिस्ट्रेट उसकी सुनवाई करेगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो अपराध है, दहेज का जो अपराध है, ये किस प्रकार का अपराध है, किस कोटि का ये अपराध है? तो यहां पर सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्या कहता है? इस अधिनियम के तहत जो भी अपराध होंगे, किसके अपराध? दहेज संबंधी अपराध होंगे। पहला पॉइंट, वो संज्ञेय अपराध माने जाएंगे, इंग्लिश में कॉग्निजेबल ऑफेंस माने जाएंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंस दो, मतलब ये ऑफेंस क्या से होते हैं? संगीन अपराधों को, बहुत ज्यादा गंभीर अपराधों को संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में लेकर जाते हैं। सामान्यतः जिन अपराधों के लिए दंड की व्यवस्था 7 वर्ष से ऊपर की जेल है, उनको क्या माना जाता है? आपके संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में माना जाता है। ये कॉमन डेफिनेशन है, एक लेमैन डेफिनेशन है, ये समझाने के लिए कि संज्ञेय अपराध क्या होता है। यानी गंभीर अपराधों को संज्ञेय अपराध माना जाता है, और जो गंभीर अपराध नहीं होते उनको असंज्ञेय अपराध यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस माना जाता है। तो यहां पर देखिए क्या है आपका? संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस इनको माना जाएगा। दूसरी बात है, ये गैर जमानती अपराध होंगे, यानी कि नॉन बेलेबल आपके ये ऑफेंसेस माने जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति इन अपराधों के अंतर्गत आरोपी या अपराधी की परिधि में आ रहा है तो उस व्यक्ति की जमानत नहीं होगी। गैर जमानतीय हैं, नॉन बेलेबल हैं। और तीसरी बात है, ये अशमनीय हैं। अशमनीय के लिए आप क्या कह सकते हैं कि आप समझौता नहीं कर सकते, है ना। अशमनीय का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आपने अपराध कर दिया और बाद में आप चले जाएं और वहां पर पार्टीज बैठकर कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में कहीं जाकर समझौता करने का प्रयास करें कि अब नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने ऐसा अपराध किया है तो ये संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, यानी कि गैर जमानती अपराध हैं, और अशमनीय अपराध हैं। इन अपराधों से आप बच नहीं सकते, इनका दंड आपको भोगना ही पड़ेगा यदि सिद्ध हो जाता है तो ये आपकी क्लास रही। एक क्लास इसकी हम और करेंगे, फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मिला करके, वो आपके टेस्ट की तरह से रहेगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कल की क्लास का वेट करिए। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज।